जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। इसी का पाठ चल रहा है अर्थशास्त्र। लेसन 1 पाठ का नाम है संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले वीडियो में मैंने यही पढ़ा था, संसाधन के रूप में लोग। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि जनसंख्या की गुणवत्ता और इसमें शिक्षा के विषय में जानकारी दी थी, और आज यहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा। मैंने कल आपको एक कहानी के तौर पर भी बताया था कि 2 बच्चे थे, एक ही साथ गांव के थे, और एक पढ़ लिख कर कंप्यूटर में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर में एक डिज़ाइन तैयार किया था और उसने अच्छा पैसा कमाया, अच्छी तरक्की पाई। और एक बिल्कुल अनपढ़ था, वो पढ़ नहीं पाया था, उनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके विषय में सारा आपको बताया था। तो ध्यान अपने आप, जैसे वो कहानी मैंने सुनाई थी, उस कहानी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को देखना है कि हमें शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। तो सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अनेक प्रावधान किया गया है, और इस मामले में लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। लड़कियों को हम लोग जो अधिकतर गांव में स्कूल नहीं है या छोटे प्राइमरी स्कूल हैं और बड़ी क्लास हाई स्कूल इंटर तक के स्कूल नहीं है, तो उन लड़कियों को भेजने में, बाहर भेजने में दिक्कत होती है, उन्हें भेज नहीं पाते और वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो खास तौर पर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया। और भारत के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगतिशील विद्यालयों की स्थापना की गई है। हर जिले में नवोदय नाम के से स्कूल खोला गया है, और वहाँ पे सभी लड़के हों या लड़की हो, लड़कियाँ हों, कोई भी हो, सभी बच्चे जो लड़के लड़कियाँ सब पढ़ने जाते हैं। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, जिला ऐसा नहीं है जिसमें नहीं हो। तो इसकी स्थापना की गई। वृहद स्तर पर हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शाखाओं का निर्माण किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी। कितनी थी? 94। जबकि बिहार में 62%। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली कितने गांव में फैली है? 5 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। इतने गांव में शिक्षा शुरू हो चुकी है, मतलब इतने स्कूल खोले गए हैं। परंतु दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया। जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे जो हैं, मान लिया किसी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी को पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो वो स्कूल छोड़ देते हैं, बीच में पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, उसको कमज़ोर कर दिया है। अधिकतर कितनी उम्र के बच्चे होते हैं? वो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम था। कौन सा अभियान था? सर्व शिक्षा अभियान। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल थी। और इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया गया। स्कूल लौटो, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, तो उसके लिए बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई हर बच्चे के लिए, जो आज अब से पहले भी थी, हमसे पहले जिन व्यक्तियों ने पढ़ाई की है वो भी अच्छी पोस्ट पे थे, और जिन्होंने नहीं किया तो वो आज जहाँ थे वो बच्चा भी, उनका परिवार भी वो उसमें जीता होता है, वो आगे बढ़ने में सफल नहीं होता।
तो स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की, जब स्कूल आप देखते होंगे किसी सरकारी स्कूल में जब बच्चा जाता है पढ़ने, और अपनी संस्थाओं में भी जो प्राइवेट उसमें भी हैं तो उसमें भी, तो दोपहर को खाने के लिए पहले क्या होता था कि बच्चा मान लिया, उसे बोलते थे हम लोग रेसिस, जो लंच होता था ब्रेक, उसमें कोई बच्चा आता है कोई नहीं आता था, घर पे या किसी को लेके जाते थे, कोई नहीं लेके जाते थे, ज़रूरी नहीं था कि हर बच्चे के बैग में टिफ़िन हो। तो सुधार को करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना की गई, और सरकार का अनुमान है कि इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जो ये नीति बनाई गई कि स्कूल खोले गए हैं, वहाँ पे किसी गांव में स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल खोला गया, और वहाँ पे टीचर रखे गए दो, ये पहले जैसे बोलते थे ना 2 अध्यापक होते, एक हेड मास्टर जी और एक पढ़ाने वाले शिक्षक, और किसी गांव में तो एक भी होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद में अगर बच्चों को भोजन भी दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षक भी रखे जाएंगे और अच्छा टीचर होगा, अच्छी तरह से उसे पढ़ाई की जाएगी, अनुशासन होगा वहाँ पे, तो इसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन में वर्ष 2017-18 में 25.2% तक की वृद्धि, तथा वर्ष 2020-21 जो अब चल रहा है 20-21 तक 30% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना दूरस्थ शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभियान पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान तथा महाविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, बहुत बढ़ोतरी हुई है, और जो प्राइवेट संस्था हैं वो भी बहुत अधिक खोले गए। और पहले तो जो लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं जाती थी आगे डिग्री कॉलेज तक। तो अब आती है बात कि स्वास्थ्य देखिए, अगर हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा तो हम अगर छोटे मोटे कोई रोग हो जाते हैं हमारे, जैसे कि कोई खांसी जुकाम या कुछ भी और थोड़ी छोटी मोटी बीमारी लग जाती है, तो उसको झेलने की हमारे अंदर शक्ति होती है। अगर हमारा स्वास्थ्य पहले से ही ठीक होगा, निरोगी हमारा शरीर होगा, तो हम उस रोग से लड़ सकते हैं जो छोटी मोटी बीमारी लगती है। अगर हम पहले से कमज़ोर होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो बीमारी हमारे शरीर में घर कर लेती है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, कहीं भी वो जॉब पाने के लिए भी जाएगा तो उसको भी नियुक्ति पर जब भी मिलती है जब वो शरीर से, अपने दिमाग से, अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल सही होगा, अगर वो काम करने की क्षमता अपने अंदर रखता होगा। ऐसा नहीं है कि वो वैसे तो परेशान है और वो उसको जॉब पे रख लिया और वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको इतना पैसा भी कुछ भी नहीं मिल पाएगा। पैसा जितना वो कमाने की इच्छा रखता है वो नहीं कर पाएगा। तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है कौन? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी, हमारा खाना पीना अच्छा होगा। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए भार स्वरूप होते हैं, इसलिए किसी व्यावसायिक संगठन में केवल स्वस्थ कर्मियों को ही नियुक्त किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। अब आती है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उसमें बेरोजगारी प्रकृति में अंतर है। वो कैसे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। ग्रामीण में कौन सी बताई मैंने आपको? मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुसार होता है, और शहर में शिक्षित, पढ़े हुए तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है
तो वो भी बेरोजगारी है। अब बात करते हैं हम प्रचलन मौसमी बेरोजगारी के विषय में। मौसमी बेरोजगारी और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको? शिक्षित बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसम बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कि कृषि, किसान है, मान लिया किसानों की जब फसल बोती है उसमें जो कटाई, वर्ष में कुछ समय व्यस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं व्यस्त? जैसे कि कटाई मतलब बुआई है और उसकी कटाई, निराई, गहराई, जो भी उसमें मतलब फसल में किया जाता है और उसमें मेहनत होती है, तो वो उसमें सभी व्यक्ति लगे रहते हैं। और कुछ दिन के लिए जब तक वो फसल तैयार नहीं होगी तो वो फिर वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होता। तो कुछ महीने वो काम मतलब रोजगार उन्हें मिल जाता है। कुछ महीनों के लिए काम करने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें फसल बोना, जब वो पककर तैयार हो गई तो उसको काटना, उसको देखना, उसको साफ सफाई से करके रखना। और कुछ महीनों के लिए वो बिल्कुल कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, क्योंकि फसल ऐसे तो है नहीं कि आज बोई गई तो वो 2-4 दिन में तैयार हो गई है और फिर उसको काम मिल गया। तो ये किसके अंदर आता है? मौसमी बेरोजगारी के, मौसम के ऊपर। फसल साल में अब तो 2-2, 3-3 फसल ले लेते हैं, नहीं तो 2 ही फसल हो पाती थी, क्योंकि आजकल खाद और इतने उसमें इतनी कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो फटाफट वो 2-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। तो प्रचलन बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। वो कैसे? उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है, और ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किस में होता है? जो कृषि के कार्य में लगे होते हैं। यदि किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, मान लिया किसी खेत में काम कर रहे हैं और वहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता है, और उस काम में लगे कितने व्यक्ति? ज़्यादा व्यक्ति लग जाते हैं, 8 लग जाओ या 7 लग जाओ, तो काम तो वो 5 व्यक्तियों का ही है और उसमें 8 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो हमारे जो 3 लोग अतिरिक्त है, 3 लोग जो उसमें फालतू हैं, तो वो फसल तो अपने समय पे ही तैयार होगी। वो ऐसा तो नहीं है कि उसमें 8 या 10 जने लगे तो वो जल्दी हो जाएगी, नहीं होने की। तो जो काम 5 व्यक्तियों का है वो 5 ही करें तो ठीक है। अगर उसमें के अंदर हम 7 या 8-10 व्यक्ति काम करने लगते हैं तो वो उसमें ज़्यादा मतलब बेफालतू के लगे रहते हैं। और ये जैसे कि इसमें 8 व्यक्ति बताया मैंने, तो ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं और जिस पर 5 लोग काम करते हैं, इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। जो 5 ने किया वो इन तीनों ने भी उसी में ही काम किया है, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई है उनकी। तो अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत में उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, और खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है, तो 3 अतिरिक्त लोग प्रचलन बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ये समझ में आपको कि प्रचलन बेरोजगारी क्या होती है। अब बात करते हैं हम शिक्षित बेरोजगारी की। तो शिक्षित क्षेत्रीय मतलब नगरीय उसमें आता है, शहरी तौर में। तो शहरी क्षेत्रों के मामले में जो शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य समस्या बन गई है, वो समस्या क्या है कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है क्योंकि टेस्ट, जो कंपटीशन टेस्ट होता है उसमें नंबर नहीं आ पाता और वो वंचित रह जाते हैं, जॉब नहीं मिल पाती, अच्छी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है।
तो एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। ये आप सब देख भी रहे होंगे, आपके पास पड़ोस में, आपके जहाँ भी आप रहते हैं शहरी क्षेत्र में, और वैसे गांव में भी जो पढ़े हुए बच्चे हैं तो वो डिग्रियां उनके घरों में रखी हुई हैं और उनको अच्छे से जॉब नहीं मिल पाती। तो ये सब किसके अंदर आता है? शिक्षित बेरोजगारी के। अब जैसे कि कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उसमें 2 बच्चे थे। इसी के आगे एक गांव की कहानी है, वो थोड़े से उसमें समझाऊंगी मैं आपको कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। किसी एक गांव की कहानी है। तो एक गांव में जिसमें अनेक परिवार रहते थे, गांव में तो बहुत सारे परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार में इतने शिक्षित नहीं थे कि जो वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ा लें। तो उसमें उसमें उसके सदस्य खा पी सके, या परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अच्छे बच्चों को पढ़ाते, यानी कि अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं भेज सकते, और उनके खाने पीने पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वही है कि खेतों में चले गए या मजदूरी कर आए और आकर अपने परिवार में इतना ही खाने पीने तक का इतना ही कमा पाते हैं। तो उसमें कुछ गांव में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वो अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हमने तो जैसे तैसे झेल लिया, लेकिन आगे आने वाले ये बच्चे इस परेशानी से ना जूझे, इनको ये परेशानी झेलनी पड़े। तो ऐसे ही इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कब करेगा? जब उसके पास धन होगा। तो इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया कि हम तो अपने बच्चे को आगे भी विद्यालय, जैसे हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया और आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, दूर नहीं भेज रहे हैं, या जाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी परेशानी हो सकती है तो वो नहीं कर पाते। तो उनमें से एक परिवार ऐसा था जिसने अपने बेटे को सोचा कि महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और ये पढ़ लिख कर कुछ बने। तो निकट के ही एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया और कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। क्या बन गया वो वहाँ पे पढ़ लिख कर? इंजीनियर। तो जब गांव वापस लौट गया और वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया। क्या किया? एक हल ऐसा तैयार किया कि जिससे फसल उपजाने में उनको आसानी मिले और बढ़ोतरी होए। तो एक नमूना तैयार किया जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई और इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ, और वही उसकी पूर्ति के लिए गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष, जो गांव का वो परिवार था उसमें जो उनकी फसल उगी थी, उस फसल को निकट के गांव में ही बेच दी, जो पास वाले गांव में ही होता है वहीं पे वो बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ और जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता में से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। गांव में पंचायत घर होता था, पहले पंचायत में ही फैसला लिया जाता था। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई निर्णय लेना है तो गांव के पंचायत होते थे, चौपाड़ बोलते थे, वहाँ पे पंचायत होती थी और उस गांव का एक मुखिया होता था। जो पंचायत निर्णय लेती थी तो वो सभी को मान्य होता था। तो एक बैठक की, वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे और उन्होंने पंचायत में गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया कि हमारे गांव में भी स्कूल होना चाहिए। ऐसे अभी भी बहुत गांव हैं जो नहीं हैं और पहले तो थे ही थे। तो उन्होंने उस पंचायत में जो बैठकर सबने निर्णय लिया कि भाई यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। देखो, उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाया था और वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उसने एक ऐसे हल का निर्माण किया कि जिससे फसल अच्छी उग आई, और मतलब जैसे फसल बोते हैं कहीं कहीं बीज उग जाता है, कहीं कहीं नहीं होता है,
तो ऐसा नहीं था, उन्होंने उस फसल को बेचकर पास के उसमें गांव में बेच दिया और उससे अच्छा पैसा कमाया। तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ स्कूल खुल जाएगा तो हम भी अपने सभी परिवार अपने बच्चों को पास के स्कूल में भेज देंगे। तो सभी ने निश्चय किया ये कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे स्कूल खोलेंगे और हम सभी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया और निकट के कस्बे से एक शिक्षक, मैंने अभी पहले बताया था कि अगर कोई गांव में स्कूल होता है तो एक शिक्षक रख लेते हैं, एक टीचर होता है वहाँ पे, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो एक शिक्षक की नियुक्ति की गई वहाँ पे। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे और कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण कराया। तो देखो, उन्होंने सोचा कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर आया है तो हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे। फिर धीरे धीरे लड़कियों ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई सेंटर खुलवा दिया और वो अच्छे कपड़े सिलने लगी। तो जब अच्छे कपड़े सिलने लगी तो सभी के अंदर आया कि हमें भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे पहले गांव के कोई सुई से हाथ से सिल देता था, कोई वैसे सिल देता था। तो उस लड़की ने वो पढ़ाई की, शिक्षित हो गई, तो उसने अब कपड़े अच्छे से सिलने सीख लिए और उसने कपड़ों की सिलाई करने का वहाँ पे काम शुरू कर दिया गाँव में। तो इस तरह दर्जी का एक नया काम सर्जित हुआ। उस लड़के ने तो देखो वहाँ पे भूमि में जो फसल थी, कृषि जो वे खेती में काम करते थे, उसका किया था आविष्कार। और उसके बाद एक लड़की ने गांव में सिलाई का काम अच्छे से किया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने का समय लगता था वो समय बच गया। और उस समय बचे हुए समय में वो अपना काम, अपने खेत को, अपने काम को ज़्यादा समय देने लगे। वो समय बर्बाद नहीं हुआ उनका, वो काम में लगने लगा। तो किसानों के पास वो समय बचता था तो किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई, उनकी फसल अच्छी होने लगी। तो किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के पास बाजार में आते थे, जो वे बाहर से लेकर आते थे उनके गांव में बेचने, तो वो भी अपना जो माल था वो बेचने लगे। और समय के साथ वे गांव जहां प्रारंभ में किसी एक नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, किसी भी काम को करने को कोई अवसर नहीं मिलता था, तो वहाँ पे अब शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। अब उस गांव में कितनी तरक्की हो गई देखो। पहले एक बच्चे ने काम किया, फिर परिवार वाले सोचने लगे कि हम भी ऐसे ही करेंगे, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे पढ़कर आगे बढ़ते चले गए। फिर एक लड़की ने सिलाई का काम खोल दिया, तो सिलाई सेंटर में लड़कियां आने लगी और वहाँ पे औरतें काम सीखने लगी और अच्छे कपड़े पहनने लगे। तो जो वो समय बचता था वो बाहर जो जाते थे, किसी दूसरे गांव में कराने जाते थे, वो समय बच गया। तो इसलिए हम सभी को किस पर ध्यान देना चाहिए? अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम कहीं भी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो हमारे काम में वृद्धि होती चली जाएगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा जरूर मिली होगी कि हमें कितना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास में कहीं स्कूल कॉलेज नहीं है तो हम बाहर ना जाएं। जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थान के रूप में विकसित बनाया। देखिए, जब व्यक्ति शिक्षित होगा और आगे कोई काम अच्छा करेगा और उसको देखकर 2 और तैयार होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 6, ऐसे तरक्की होती चली जाएगी। तो बच्चों, ये लेसन आपका यहीं समाप्त हुआ। पाठ बहुत अच्छा है कि संसाधन के रूप में लोग, तो संसाधन लोग, अगर हम थोड़ी सी भी मेहनत करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और वीडियो देखते रहिए और लेसन को समझिए और अपने अंदर भी ये ठान लीजिए कि हमें भी पढ़ लिख कर कुछ बनना है और अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। धन्यवाद।